हाय फ्रेंड्स, इंस्पायर एकेडमी सीधी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पठारों में बुंदेलखंड का पठार। पिछली वीडियो हमने मालवा के पठार के मध्य भारत के पठार के बारे में हमने चर्चा की थी और अगली वीडियो में हम मालवा पठार के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग का सेशन चल रहा है, इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। हमारी पिछली वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जिससे आपको आगामी वीडियो के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं बुंदेलखंड का पठार। आज इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे मैप पर कि ये जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है यह पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र है और यहीं पर हम चर्चा करेंगे आज मध्य भारत के पठार के बाद बुंदेलखंड के पठार की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बुंदेलखंड का जो पठार है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो बुंदेलखंड का जो पठार है इसका क्षेत्रफल लगभग 23,733 वर्ग किलोमीटर के रूप में माना गया है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% भाग है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 7.7%। आइए फिर हम देखते हैं कि इसका अक्षांशरी देशांतरी विस्तार कितना है। तो 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से यह 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और इसके साथ ही यदि हम देखें पूर्वी देशांतर के बारे में तो यह 77 डिग्री 51 मिनट 77 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर की ओर फैला हुआ है। तो ये इसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गई। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इसका जो क्षेत्र है वो किस प्रकार का क्षेत्र है। यहाँ पे जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो लगभग इसकी ऊंचाई जो मानी गई है वो 400 मीटर के आसपास मानी गई है। यहाँ पे अधिकतम क्षेत्रों की जो ऊंचाई है वो यहाँ पे 400 मीटर है और यह थोड़ा ऊंचे स्थल पर स्थित है, उच्च क्षेत्र में स्थित है। और इसीलिए जो इसका जो बहाव है यहाँ पे ढाल का अगर हम क्षेत्र देखें कि ढलाई क्षेत्र कौन सा है, तो इसका ढलाई क्षेत्र उत्तर पूर्व का, जो ये उत्तर पूर्व का बेल्ट यहाँ पे दिख रहा है, यमुना नदी इसकी जो है वो बाउंड्री बनाती है। इसकी सीमा का निर्धारण जो है वो कौन करती है? वो यमुना नदी करती है। और इसका जो ये बेल्ट दिख रहा है यहाँ पे उत्तर पूर्व का, ये उत्तर पूर्व का भाग इसका ढलाई क्षेत्र है। ढलाई क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पे उच्च क्षेत्र से ढलाई क्षेत्र की ओर नदियाँ बहती हैं, तो उसी क्षेत्र में नदियों का बहाव भी होता है। तो यहाँ पर चूंकि ढलाई क्षेत्र उत्तर पूर्व का है तो इसीलिए चंबल की जो सहायक अन्य नदियाँ हैं वो काफ़ी तीव्र गति से यहाँ पे बहती हैं, जिसके यहाँ पे कटाव जो होता है नदियों का वो बहुत ज़्यादा होता है, मिट्टी कटाव का। तो चलिए ये इसका जो भौगोलिक क्षेत्र था अभी हमने इसके बारे में चर्चा की। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वर्षा का जो क्षेत्र वो कितने से कितने वर्षा। तो यहाँ पे 75 सेंटीमीटर से लेकर के 123 सेंटीमीटर के बीच, लगभग 75 से लेकर के और 103 सेंटीमीटर का जो क्षेत्र है, 103 सेंटीमीटर है, वहाँ पे वर्षा होती है। तो 75 से लेकर के 103 सेंटीमीटर के रेंज में यहाँ पे वर्षा होती है, वो वर्षा का एरिया है। और इसका जो निर्माण हुआ है वो ग्रेन जो खदानें होती हैं, चट्टानें होती हैं, उसके ज़रिए हुई है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पे ये है कि इसके उत्तरी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, जलोढ़ मैदानी क्षेत्र है। और इसके दक्षिणी क्षेत्र में विंध्य शैल समूह जो होते हैं, जो विंध्य शैल का समूह है वो क्षेत्र है यहाँ पर। और इसका जो पूर्वी क्षेत्र है वो यमुना नदी के द्वारा इसकी सीमा का निर्धारण होता है, पूर्वी क्षेत्र जो हो गया। और जो इसका पश्चिमी क्षेत्र है वो हमने मध्य भारत के पठार के रूप में पिछले वीडियो में चर्चा किया था, तो इसका पश्चिमी क्षेत्र है। तो इस प्रकार हमने इसके चारों कोनों के बारे में हमने चर्चा की कि यह कहाँ पर कैसे स्थित है। आइए फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि यह जो हमारा बुंदेलखंड का पठार है इसकी प्राकृतिक दशा कैसी है
और यह यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिद्ध बाबा की जो पहाड़ी है 1172 मीटर, यह इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सिद्ध बाबा की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि सिद्ध बाबा की जो पहाड़ी है यहाँ पे वो बहुत ऊंची चोटी पर मानी गई है, सिद्ध बाबा पहाड़ी। और यह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसको ध्यान से आप पॉइंट करिएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो प्रमुख ज़िलों में अगर हम देखें तो छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख ज़िले जो हैं, प्रमुख 4 ज़िले जो इसमें पूरी तरीके से बुंदेलखंड के पठार में आते हैं। और उसके साथ साथ जो शिवपुरी है, तो शिवपुरी की 2 तहसीलें जो पिछौरा तहसील और कैरा तहसील जो है वो इसमें आती हैं। और इसके साथ साथ ग्वालियर की डबरा तहसील, जो ग्वालियर ज़िला है उसकी डबरा तहसील जो है वो यहाँ पे आती है। और भिंड की लाहार तहसील जो है वो यहाँ पे आती है। तो ये कुल मिला करके शिवपुरी की 2 तहसीलें और ग्वालियर की 1 और भिंड की 1, लगभग 1, ये प्रमुख तहसीलें जो हैं। और इन ज़िलों के अलावा बुंदेलखंड के पठार में ये शामिल हैं। तो इस प्रकार हमने छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, शिवपुरी के कुछ भाग, ग्वालियर के कुछ भाग और भिंड के कुछ भागों के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की, जो इसके प्रमुख ज़िलों के रूप में हैं। आइए फिर हम देखते हैं कि इसकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो चूँकि चंबल नदी इसकी आप देख ही पा रहे थे, पिछली वीडियो हमने बनाया था, आपको बताया था कि चंबल नदी का क्षेत्र जो है वो उत्तरी क्षेत्र पर है। तो उसके साथ साथ चंबल की कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे हमने बताया आपको बेतवा, धसान, केन, सिंधु इत्यादि छोटी बड़ी सहायक नदियाँ जो हैं वो इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। ये छोटी बड़ी जो नदियाँ यहाँ पे हैं, तो ये काफ़ी मात्रा में यहाँ पे छोटी छोटी क्षेत्रों में ये बहती हैं। और ये प्रमुख नदियाँ जो हैं इनकी कई सारी छोटी सहायक नदियाँ भी हैं। तो आइए इस पर हमने चर्चा किया। अब बेतवा का जो क्षेत्र है, बेतवा का तट हो गया, धसान का क्षेत्र हो गया, केन नदी हो गई। और यहाँ पर ये जो मैप पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो दक्षिणी क्षेत्र है हमारा, तो यहाँ पर दक्षिण का जो क्षेत्र है वो विंध्य शैल समूह से यहाँ पे टिका हुआ है। तो ये हमारा हो गया। फिर हम चर्चा करते हैं मिट्टी के बारे में कि यहाँ की मिट्टी कैसी है। तो यहाँ की मिट्टी जो है वो काली एवं लाल, मुख्यतः 2 प्रकार से मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, काली एवं लाल। लेकिन काली एवं लाल जो मिट्टी पाई जाती है, इसके साथ साथ बलुई मिट्टी जो होती है वो भी यहाँ पे पाई जाती है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी के रूप में यहाँ पे ये पाई जाती है। तो बलुई दोमट मिट्टी जो होती है वो यहाँ पे, क्योंकि यह क्षेत्र जो है वो नदियों का, आप देख ही पा रहे हैं कि किनारे का, यमुना नदी किनारे का क्षेत्र है। तो ये काफ़ी उपजाऊ भी माना जाता है, कृषि के लिए काफ़ी उपयोगी क्षेत्र है ये बुंदेलखंड का पठार। तो ये एक काली मिट्टी, लाल मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी जो है यहाँ पे, ये इसकी प्रमुख मिट्टी है, यहाँ पे प्रमुख विशेषता है। फिर आइए देखते हैं प्रमुख उद्योग। तो जैसा आपको मालूम है कि चंदेरी की जो साड़ियाँ हैं वो काफ़ी फेमस हैं। तो चंदेरी में जरी का उद्योग जो है, ये जरी उद्योग जो जरी साड़ियों पे या कपड़ों पे जो लगाई जाती है वो काफ़ी फेमस है यहाँ पे। और उसके साथ साथ टीकमगढ़ में सीमेंट एवं बीड़ी का उद्योग काफ़ी प्रचलित है। सीमेंट एवं बीड़ी उद्योग, तो ये काफ़ी प्रचलित है। तो इस प्रकार जरी का उद्योग चंदेरी में और टीकमगढ़ में सीमेंट, बीड़ी का उद्योग और अन्य छोटे बड़े उद्योग हैं, पर ये प्रमुख उद्योगों के रूप में मध्य भारत के पठार में इसकी गिनती होती है। तो इसे हमने यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और प्रमुख फसलों के रूप में यहाँ पे हम देखें तो ज्वार यहाँ की प्रमुख फसल है। और इसके साथ साथ गेहूँ, ज्वार और दलहन एवं तिलहन फसलें ये भी प्रमुख रूप से यहाँ पे पाई जाती हैं। तो गेहूँ, ज्वार, दलहन एवं तिलहन, कहीं कहीं मात्रा में दलहन एवं तिलहन फसलें भी पाई जाती हैं, पर प्रमुख फसलों के रूप में गेहूं और ज्वार हैं। तो ये इसकी प्रमुख फसलें हैं।
और यहाँ का जो क्षेत्र है वो गेहूं की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। अन्य जानकारियों के रूप में अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो यहाँ पे कई सारे प्राकृतिक स्थल हैं, जैसा कि आपको खजुराहो का मंदिर याद ही है। फिर उसके साथ साथ चंदेरी हो गया हमारा, फिर यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो गया, चतुर्भुज मंदिर हो गया, राम मंदिर हो गया, और बेतवा का तट जो कि ओरछा, ठीक है ना। तो ये कई सारी प्राकृतिक स्थल जो हैं वो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। और इसके साथ साथ जो हम यहाँ पे अगर हम वन के बारे में चर्चा करें तो जो वनों का यहाँ पे क्षेत्र है, मुख्यतः जो यहाँ पे वन पाए जाते हैं तो वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो हैं वो पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ 14.3 क्षेत्र में 3% क्षेत्र में यह वनाच्छादित क्षेत्र है इसका। यहाँ पे 14.3 क्षेत्र में वन आच्छादित क्षेत्र है और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो हैं वो पाए जाते हैं। तो यह कुल मिलाकर के हमने आज बुंदेलखंड की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। बुंदेलखंड के पठार के बारे में चर्चा की कि इसका जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है वो 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, और इसके साथ साथ 77 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर से वो 80 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है यहाँ पे चोटियों की वो है 400 मीटर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, जो सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी पहाड़ी वो है सिद्ध बाबा की पहाड़ी, 1172 मीटर लगभग है, और वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 75 से लेकर के 103 सेंटीमीटर के रेंज में होती है। फिर इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 23,733 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश का जो टोटल 100% का जो एरिया है उसमें 7.7% भाग का कवर करता है ये। अगर हम इसके प्रमुख ज़िलों के बारे में चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश की भी ज़िले यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का भी ये जो क्षेत्र है यहाँ से, तो उत्तर प्रदेश के भी ज़िले हैं वो भी टच करते हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख ज़िले हैं, जैसे कि हमीरपुर हो गया, ललितपुर हो गया, झांसी हो गई, बांदा हो गया, जालौन हो गया। तो ये मुख्यतः 5 ज़िले जो हैं वो उत्तर प्रदेश के ज़िले भी इसके बुंदेलखंड के पठार पर यहाँ पे समीपस्थ स्थित हैं। तो इस प्रकार, और अगर हम मध्य प्रदेश के ज़िलों के बारे में चर्चा करें तो छतरपुर हो गया, पन्ना हो गया, दतिया हो गई, टीकमगढ़ हो गया, और शिवपुरी की पिछौरा और कचहरा तहसील जो है वो हो गई, ग्वालियर की डबरा तहसील हो गई, और भिंड की लाहार तहसील जो है इस प्रकार यहाँ पे वो है। प्रमुख नदियों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो बेतवा, धसान, केन, सिंधु इत्यादि नदियाँ जो हैं इसकी प्रमुख नदियों के रूप में हैं। अपनी अगली वीडियो में हम नदियों के बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि नदियाँ मध्य प्रदेश की काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और इसी के आधार पर प्रमुख फसलें, प्रमुख उद्योग और प्रमुख परियोजनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसलिए इसका टॉपिक जो है वो हम अलग से चर्चा करेंगे। मिट्टी तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, जैसा कि क्षेत्र यहाँ पे कुछ भागों में काली मिट्टी, लाल मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी का जो क्षेत्र है वो पाया जाता है। फिर इसके साथ साथ यदि हम यहाँ पे उद्योग के बारे में चर्चा करें तो चंदेरी की साड़ियाँ यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं, और इसके साथ साथ जरी का जो उद्योग होता है, रत्न जो जड़े होते हैं उनके बारे में, उसका उद्योग यहाँ पे काफ़ी फेमस है। और पन्ना में हीरा तो आपको मालूम ही है, हीरा उद्योग काफ़ी फेमस है। और टीकमगढ़ का सीमेंट और बीड़ी उद्योग जो है वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे प्रचलित है। और इसका जो प्रमुख यहाँ पे कृषि या व्यवसाय जो है यहाँ पे हम देखें तो लोगों का जो जीवन यापन का सबसे प्रमुख साधन है वो कृषि एवं पशुपालन है, यहाँ पे माना जाता है। और प्रमुख फसलें जो इसकी हैं तो गेहूं और ज्वार मुख्यतः प्रमुख फसलें हैं, पर उसके साथ साथ दलहन और तिलहन फसलें भी यहाँ पे अपना वजूद प्राप्त करती हैं। मतलब यहाँ पे दलहन और तिलहन फसलें भी पाई जाती हैं। वन का क्षेत्र, अगर हम वन का क्षेत्र का यहाँ पे चर्चा करें तो यह 14.3 क्षेत्र जो इसका है पूरा एरिया का, वो पूर्णतः वनाच्छादित क्षेत्र है। और यहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो शुष्क उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो यहाँ पे हैं वो पाए जाते हैं, जिसके बारे में हमने आपको चर्चा करके बताया। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो 123 से 186 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच में है। तो यहाँ पे हमने अन्य जानकारी को रूप में देखा। फिर प्रमुख दर्शनिक स्थल अगर हम यहाँ पे देखें तो खजुराहो का मंदिर और बेतवा नदी का जो हमारा किनारा है उसका क्षेत्र, और उसके साथ साथ ओरछा राजधानी, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो हैं चतुर्भुज मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, और उसके साथ साथ राम मंदिर। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे आज बुंदेलखंड के पठार के बारे में चर्चा की, और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो
पसंद आई होगी और इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने आपको बताई है वो आपके लिए उपयोगी होंगी।